तो आज इस वीडियो में हम जो है फतेहपति शाह का लास्ट भाग, हमने इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है और इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए बहुत लंबी एक वीडियो बने। छोटी छोटी वीडियो जिसमें आप बोर भी ना हो, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो में फतेहपति शाह को खत्म करने की कोशिश की। फतेहपति शाह जो एक लंबे समय तक राज करने वाला राजा था, इस वजह से उनके द्वारा किए गए कार्य, युद्ध भी उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लगा। आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, थोड़ा इसके बारे में बात कर देते हैं। हम बात कर ले फतेह शाह के प्रशासन के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? फतेह शाह का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किस तरीके का चलाया। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे फतेह शाह के दरबार में जो नवरत्न थे वो क्या थे, प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि फतेह शाह के समय को पंवार राजवंश का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पंवार राजवंश का स्वर्णकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी बात होगी। प्लस फतेह शाह द्वारा जारी की गई मुद्राओं के बारे में भी बात हम करेंगे। और इसके अलावा फतेह शाह के प्रमुख सेनापति जिनमें शंकरदत्त डोभाल और पुरिया नैथानी के बारे में बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त फतेहपति शाह के समय उत्तराखंड आने वाले गुरु राम राय के बारे में भी बात करेंगे, जिनके आज देखो पूरे उत्तराखंड में एजुकेशन मिशन चल रहा है, सारा का सारा गुरु राम राय एजुकेशन मिशन। सुना होगा आपने, दुनिया भर की स्कूलें हैं उनकी, अच्छा काम कर रहे हो एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना। कौन है उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत है कि फतेहपति शाह के प्रशासन के अंतर्गत मैं बात करना चाहता हूँ। कहते हैं उनके शासन काल को पंवार राजवंश का या गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का स्वर्णकाल या पंवार राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखो, एक वो हुए साहित्यकार, उनका नाम क्या है, जिन्होंने कहा कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। उनका नाम था रतन कवि। क्या नाम था? रतन। एक इनके जमाने में लेखक हुए रतन कवि, लिखा हुआ आपने फतेह प्रकाश ग्रंथ, उन्होंने लिखा रतन कवि। रतन कवि ने कहा है कि फतेह शाह के समय में गढ़वाल इतना समृद्ध था और इतना सुरक्षित था कि कहते लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई चोरी नहीं करता था, कोई डकैती नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता था। इतना बढ़िया प्रशासन चला है किसने? फतेहपति शाह ने। तो इसीलिए जो है रतन कवि ने कहा कि फतेहपति शाह का प्रशासन इतना सुरक्षित था कि इसके जमाने में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। अब ये प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा सकता है, किस कवि ने कहा फतेहपति शाह के समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते? आंसर क्या होता? रतन कवि। किसके शासनकाल को पंवार शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या उत्तर होता? फतेहपति शाह के शासनकाल। आई बात समझ में? ठीक। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं फतेहपति शाह द्वारा जारी की गई मुद्रा के बारे, यानी करेंसी के बारे। ऐसा नहीं है कि करेंसी और पंवार शासकों ने नहीं चलाई, बहुत सारे शासकों ने चलाई। उनमें से एक बड़ी प्रसिद्ध जो मुद्रा चलाई है वो चलाई है फतेहपति शाह ने, और उस मुद्रा का नाम है अष्टकोणी मुद्रा। क्या मुद्रा? अष्टकोण। अष्टकोणी का मतलब 8 कोनों वाली, ऐसे 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 करके अष्टकोणी मुद्रा चलाई। अब मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अष्टकोणी मुद्रा चलाई। किसकी मुद्रा थी वो? चांदी की मुद्रा। मेरे साथ बोलते रहे, चीजों को समझते रहे। चांदी की मुद्रा थी। अब उस मुद्रा पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था गुणी जननामी व कामधेनु, यानी गाय, कामधेनु गाय के लिए कहा जाता है। और देवताओं की प्रसिद्ध गाय थी कामधेनु, जो कि आप जो मन में आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो आपको पूरा कर देती थी। वो कामधेनु बड़ी फेमस थी। तो उस कामधेनु का उस पर चित्र बना हुआ था उस मुद्रा पर, और वो जो है बड़ी प्रसिद्ध मुद्रा थी चांदी की। किसने चलाई थी? फतेहपति। कैसी मुद्रा थी? अष्टकोणी मुद्रा। इसका मतलब है कि उस दौर में भी गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था फतेहपति शाह के जमाने में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम बात करें, जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, उस पर बात जाते हैं। तीसरा पॉइंट है नवरत्न। नवरत्न मतलब क्या? पॉइंट समझो जरा। कहते हैं फतेहपति शाह के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, अलग अलग क्षेत्रों के 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, और उन प्रसिद्ध विद्वानों के लिए नाम दिया गया नवरत्न। क्या दिया गया? नवरत्न। जैसे अकबर के दरबार में 9 बड़े विद्वान थे, उन्हें नाम नवरत्न दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होंगे इतिहास में कृष्णदेव राय के दरबार में कहते हैं कि नवरत्न हुआ करते थे, है ना। उसी तरह फतेहपति शाह के दरबार में भी नवरत्न होते थे। यानी नवरत्न का मतलब है वो एक ऐसा राजा है जिसके दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं, और वो विद्वानों को बड़ा ही सम्मान देता, महत्व देता है। और ऐसा राजा जिसके दरबार में नवरत्न होते थे उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से लोग देखते थे। ठीक, उनके दरबार में भी 9 रत्न थे। उनके नाम की लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। पहले थे सुरेशानंद बरथवाल जी,
दूसरे थे खेतराम धसमाना, तीसरे थे रुद्रीदत्त की मोठी, चौथे थे हरिदत्त नौटियाल, पांचवे थे वासवानंद बहुगुणा, छठे थे शशिधर डंगवाल, बंद करो किसका चल रही है, छठे थे शशिधर डंगवाल, सातवें थे सहदेव चंदोला, आठवें थे कीर्तिराम कंठोला और नौवे थे हरिदत्त थपलियाल। कौन थे? अब इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता हो, किस क्षेत्र के इतना ज्यादा आपको विस्तृत करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये पूछा जाता नवरत्न, या पूछा जा सकता है इनमें से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं था। चार ऑप्शन दे दिए, बोला इनमें से कौन फतेह शाह के जो है दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो ये 9 में से आपको याद करने, 9 के 9, और जो डिफरेंट लगा उसको आपको सही आंसर मार देना है। ठीक, तो हमने बात कर दी नवरत्नों की। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा कि प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों की। फतेहपति शाह आप जान रहे नवरत्न तो है ही, और दूसरी बात यह है कि वो विद्वानों का बड़ा सम्मान करने वाला राजा है। किसका? विद्वानों का। तो उसके दरबार में साहित्यकार भी बड़े प्रमुख रहते थे, इसलिए हमारा टॉपिक है प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ एवं साहित्यकार में जोड़ देता हूं पीछे से। तो उन्होंने बड़े साहित्यिक जो विद्वान थे उनका भी बड़ा सम्मान किया, उन्हें भी बड़ा सपोर्ट किया अपने दरबार में। मैंने कहा ना वो विद्वानों को सम्मान देने वाला बंदा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस टॉपिक में कुछ फतेहपति शाह के जमाने में लिखे गए 5 प्रमुख ग्रंथों की बात कर लेते हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं। पहला ग्रंथ फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, लिखे जरा, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। इसके लेखक है जटाधर मिश्र। क्या नाम है? हाँ। दूसरे है फतेह प्रकाश। इन दो में कंफ्यूज होता आदमी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कर्ण ग्रंथ को जटाधर मिश्र जी ने लिखा, जबकि फतेह प्रकाश ने नामक ग्रंथ को रतन कवि ने लिखा। किसने लिखा? रतन कवि। इस ग्रंथ में रतन कवि ने फतेहपति शाह के बारे में कहा कि वो शील सागर है। शील सागर का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति है, बहुत सहनशील व्यक्ति है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो शील सागर है। क्या कहा? शील सागर, है ना। अच्छा, दूसरा इसी ग्रंथ में उन्हें कहा गया फतेहपति शाह को कि वो हिंदुओं के रक्षक है। क्या कहा गया? हाँ। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ फतेह शाह जो थे वो उदंडों को दंडे देने वाले थे। उदंडों को दंड का मतलब होता है जो जितने भी उदंड काम करते थे, जितने भी गलत और काम करते थे, उनको दंड देने वाला व्यक्ति था, उन्हें माफ करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो था फतेहपति शाह, और ये बात कही है फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ में, और लेखक है रतन कवि। अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है? पेपर में पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में फतेहपति शाह के लिए शील सागर, या फिर पूछा जा सकता है हिंदू रक्षक या उदंडों का दंड देने वाला कहा गया है। तो कौन सा ग्रंथ है? फतेह प्रकाश। पूछा जा सकता है फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? आंसर होता रतन कवि ने। आई बात समझ में? ठीक, आइए दूसरा पॉइंट पढ़े। तीसरा ग्रंथ है हमारा रसराज। बड़ा फेमस ग्रंथ है रसराज। इसके लेखक है मतीराम। क्या नाम है? मतीराम। ये बड़ा फेमस ग्रंथ रहा उस दौर का। रसराज ज्यादातर ये साहित्य और प्रेमियों पर जो है, संगीत पर, कला पर, इनसे रिलेटेड ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कहते हैं कि मतीराम ने इस ग्रंथ को मंगत राम को समर्पित किया। अब ये मंगत राम कौन है? मंगत राम है वही मोलाराम तोमर के वंशज जो उत्तराखंड में गढ़वाली चित्र शैली लेकर के आए थे, उन्हीं में से नाम है मंगत राम। तो मतीराम ने अपने ग्रंथ रसराज को मंगत राम जो चित्रकार थे उनको समर्पित किया। अब पेपर में पूछा जा सकता है रसराज ग्रंथ किसने लिखा? आंसर होता मतीराम ने। एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है मतीराम ने अपने किस ग्रंथ को मंगत राम को समर्पित किया? तो आंसर होता रसराज। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हमारे पास जो वो है साहित्यिक ग्रंथ है, उसका नाम है वृत्त कौमुदी। क्या नाम है? वृत्त कौमुदी। ये ग्रंथ लिखा मतीराम ने, वही जिन्होंने ऊपर लिखा वही मतीराम ने लिखा वृत्त कौमुदी के बारे में। इस ग्रंथ में उन्होंने फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा। क्या कहा बेटा? गढ़वाल का शिवाजी कहा। किसने कहा? जल्दी बताओ दो। मतीराम ने अपने ग्रंथ वृत्त कौमुदी में क्या कहा फतेहपति शाह को? गढ़वाल का शिवाजी। अब ये प्रश्न दो यहाँ पे बन जाएंगे। एक प्रश्न, किस ग्रंथ में फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा गया? उत्तर होता वृत्त कौमुदी। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लेखक ने फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी का? आंसर होता मतीराम। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते। ठीक, अगला हमारे पास जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है वृत्त विचार। क्या नाम है बेटा? वृत्त विचार। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? शुकदेव। तो ये मैंने आपको 5 प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ बताए और उनके लेखक और उनमें लिखी हुई कुछ बातें मैंने आपको बताई। आई बात समझ में? ठीक। और क्या प्रश्न को पूछने का तरीका हो सकता है? प्रश्नों को पूछा जा सकता है
कि आपके सामने 4 जो है वो ग्रंथ लिख दिए और इधर उसके लेखक ऊपर नीचे करके लिख दिए, और या तो आपके पास मैचिंग दे दिया, इनमें से मैचिंग करो, या फिर प्रश्न पूछ दिया इनमें से कौन असुमेलित है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, या इनमें से पूछा कौन सही सुमेलित है। इस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? तो हमारा ये टॉपिक नवरत्न और प्रमुख साहित्य ग्रंथ फतेह पति शाह के अंतर्गत हमने खत्म किया। इसके अलावा हमने बात कर दी उनके काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और उनके द्वारा चलाई गई जो अष्टकोणी मुद्रा, कौन सी मुद्रा, अष्टकोणी मुद्रा क्या थी, इसके बारे में समझ में आई। ठीक, आइए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक और पॉइंट जो फतेह पति शाह के प्रशासन से संबंधित भी है और कैसे उन्होंने काम किया उस पर तो हम बात कर चुके हैं। एक और पॉइंट है, कहते हैं फतेह पति शाह के जो सेनापति थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा नाम फतेह पति शाह का हुआ, इतने उन्होंने युद्ध जीते, उनके जो सेनापति थे उनके बारे में भी बात करनी जरूरी है ना। सेनापति, इनके 2 प्रमुख सेनापति थे, एक थे शंकर दत्त डोभाल, क्या नाम था बेटा, शंकर दत्त डोभाल, और दूसरे इनके बड़े प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था पुरिया नैथानी। क्या नाम था, पुरिया नैथानी। मैं बहुत ज्यादा नैथानी जी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट वाइज करूंगा। ठीक, पुरिया नैथानी श्रीनगर के नैथाना गांव, नदी के पल्ली तरफ नैथाना गांव है, नैथाना के रहने वाले नैथानी थे, बड़े प्रसिद्ध, वो गांव ही बड़ा प्रसिद्ध है, वहां विद्वानों का गांव माना जाता है नैथाना। ठीक, पुरिया नैथानी जो थे वो फतेह पति शाह के दरबार में सेनापति आप इन्हें बोल सकते हैं, बहुत बड़े मंत्री पद पर थे, और सेनापति का भी उन्होंने काम किया पुरिया नैथानी ने। पुरिया नैथानी के लिए एक शब्द आता है कि उन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, नैथानी जी के बारे में कुछ बातें करनी जरूरी है। कहते हैं उन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। अब चाणक्य किस आदमी को कहा जाएगा, चाणक्य ऐसे आदमी को कहा जाएगा जो बुद्धिमत्ता में बड़ा तीव्र हो, है ना। किसके गुरु थे चाणक्य, चाणक्य जो गुरु थे वो थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। और आप जानते एक सामान्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरीके से चाणक्य ने मगध जैसे साम्राज्य का क्या बना दिया था, महाधिपति बना दिया था, है ना, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब उन्हीं तरीके से जिस तरीके से चाणक्य इतने प्रसिद्ध थे, उसी तरह गढ़वाल में पुरिया नैथानी बड़ी प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ जी। एक उनका नाम और आता है, उन्हें एक लेखक वे भक्त दर्शन, क्या नाम था, भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने उन्हें कहा कि ये गढ़वाल के नाना फडणवीस है। कौन है, गढ़वाल के नाना फडणवीस। फडणवीस के बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्र के थे, किस तरीके से उन्होंने इंडिया के इतिहास में काम किया, 1857 की खासकर क्रांति के दौर में भी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ रहे हैं आप कि पुरिया नैथानी को गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाना फडणवीस कहा जाता है। ये पॉइंट समझ में आई। ठीक, पॉइंट है कि ऐसा क्या किया नैथानी जी ने कि उन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं, ये भी तो दिमाग होनी चाहिए, है ना। क्या किया ऐसा, देखें, एक जब मुगल शासन, क्योंकि जब फतेह पति शाह यहाँ बैठे हुए थे सत्ता पर, उस दौर में दिल्ली में मुगलों का शासन चलता था। किसका बेटा, मुगलों का। और मुगलों के शासन में 2 कर बड़े फेमस थे, एक था जजिया और एक था जकात। क्या बोले मैंने, दोबारा बताना, सुना बेटा, एक था जजिया और दूसरा था जकात। जजिया जो कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे, अब गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं है, उसके अतिरिक्त चाहे बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सबसे लिया जाने वाला कर का नाम क्या था बाबू, जजिया कर। मुगलों के दौर में जजिया कर बड़ा प्रसिद्ध कर रहा, बहुत फेमस कर रहा, जो गैर हिंदुओं से लिया जाता है। और मुसलमानों से धार्मिक कर जो लिया जाता था, कैसा कर बेटा, धार्मिक कर जो लिया जाए उसे कहा जाता है जकात। उनकी इनकम का 1/4 या फिर 25% हिस्सा उन्हें धर्म के प्रचार के लिए देना होता था, उसे जकात कहते, बड़ा फेमस कर था। लेकिन हम बात कर रहे हैं जजिया कर की, किससे लिया जाता था, गैर हिंदुओं से, गैर मुसलमानों से, सॉरी क्या हो गया, गैर मुसलमानों से लिया जाता। देखो, तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब ने जजिया को बहुत खतरनाक लगाया।
देखो औरंगजेब से पहले सम्राट अकबर ने जजिया को बंद कर दिया था। आप समझ रहे, सम्राट अकबर ने जजिया को बंद कर दिया था। उसे दोबारा शुरू करने का नाम जाता है किसको? औरंगजेब। औरंगजेब ने उसे दोबारा शुरू कराया। लेकिन जब औरंगजेब ने उसे कराया तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उनका साम्राज्य था वहां उन्होंने जजिया कर लागू कर दिया। जो जजिया नहीं देते थे वो उस पर आक्रमण करते थे। अब गढ़वाल हमारा जो पहाड़ी हिस्सा है वहां इनकम का सोर्स उस हिसाब से था नहीं, कुछ खेती बाड़ी भी उस हिसाब से पहले होती नहीं थी। तो इस वजह से जो है बड़े परेशान हो गए जजिया लगने से गढ़वाल में पंवार शासक, और पूरी प्रजा बड़ी परेशान हो गई। तो कहते हैं कि किसको भेजा गया? पुरिया नैथानी को औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली भेजा गया। और जब वो औरंगजेब से दिल्ली में जाकर मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने औरंगजेब से मिल करके अपने राज्य की गरीबी अवस्था, साधारण अवस्था के बारे में बताया कि भाई हम उतने वो नहीं है कि हम तुम्हें जजिया कर दे सके। तो कहते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से, उन्हें बड़े बुद्धिमत्ता का पालन किया। मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा कि जाओ ठीक है, हम तुम्हारे राज्य में जजिया को नहीं लगाते। तो मतलब ये हुआ कि पुरिया नैथानी ने औरंगजेब से मिल करके गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगने दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरे हिंदुस्तान में जजिया लगा हुआ था सिवाय केवल गढ़वाल में पंवार राज्य के। इस वजह से, उनकी इस बुद्धिमत्ता की वजह से, क्योंकि औरंगजेब बहुत कठोर राजा था, बहुत खतरनाक राजा, इसीलिए उनकी इस बुद्धिमत्ता की वजह से पुरिया नैथानी को क्या कहा जाता है बेटा? गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई? एक और घटना के बारे में बात करते हैं, फतेहपति शाह के जमाने की। देखो फतेहपति शाह के दौर में 1675 में, कब की बात हो रही बेटा? 1675 के दौर में एक व्यक्ति जो है वो श्रीनगर आई और उनका नाम था क्या? गुरु राम राय। कब आई गढ़वाल? 1675 के दौर में वो राजा से मिले। उसके बाद वो दोबारा आई देहरादून। कब आई? 1699 में वो देहरादून आए। कौन? गुरु राम राय। वो देहरादून आई। गुरु राम राय के बारे में बता दूं, ये सिखों के एक धार्मिक गुरु थे और उनके नाम से आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड ही नहीं यूपी में, पंजाब में, दिल्ली में एजुकेशन मिशन चल रहा है उनका, जिसके अंतर्गत देख रहे होंगे आप दुनिया भर के स्कूल खुले हुए और वो अच्छी एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कम रेट पर, सस्ते रेट पर। वो है, नहीं तो देखो प्राइवेट स्कूलों में कितना हाई फाई फीस है। कम रेट पर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं गुरु राम राय। वो जो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है वो इन्हीं के नाम पे चलता है, श्री गुरु राम राय के नाम पे। ये गुरु राम राय सिखों के गुरु थे। ये उन 10 गुरुओं में शामिल नहीं थे, लेकिन ये गुरु राम राय थे। अच्छा, 1699 में वो कहाँ आए बेटा? देहरादून आए। ठीक है, वो देहरादून आई और उन्होंने, जब वो देहरादून आए तो राजा से वो मुलाकात हुई। तो कहते हैं राजा ने उन्हें, फतेहपति शाह ने 3 गांव दान दिए, खासकर गुरुद्वारा वगैरह बनाने के लिए। तो वो 3 गांव जो देहरादून में दान दिए, उनमें से एक था राजपुर, जो आप जानते हैं आज राजपुर रोड बड़ा फेमस है। राजपुर रोड से आगे जाओ तो गांव पड़ता है राजपुर रोड। दूसरा उनको गांव दिया खुड़बुड़ा। कौन सा दिया बेटा? खुड़बुड़ा। और तीसरा उनको गांव दान दिया वो था चमसूरी। क्या दिया? चमसूरी। ये 3 गांव उन्होंने गुरु राम राय जी को दान में दिए और उन्होंने जो है फिर अपना गुरुद्वारा स्थापित किया। किस तरीके से क्या क्या हो, खैर हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये सारे प्रशासनिक काम हुए महाराजा फतेहपति शाह के जमाने में, और जो भी चीजें हुई, जैसे जैसे घटनाएं, वो मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दी। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आए? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गुरु राम राय पहली बार श्रीनगर कब आए, वो देहरादून कब आए, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि उन्हें कौन कौन से गांव फतेहपति शाह ने दान दिए। या पूछा जा सकता है गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए किस राजा ने गांव दान दिए। उल्टा सीधा तरीके से चीजों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या फतेहपति शाह पूरा पॉइंट आपको समझ में आए? कोई दिक्कत? कुछ छूटा कुछ हमसे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पेपरों की दृष्टि से, उत्तराखंड के ग्रुप सी की दृष्टि से, या फिर छोटे मोटे जो भी आपके सिविल सर्विस तक, हर लोअर पीसीएस तक का जो भी टॉपिक होंगे वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन छूटने वाले। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हंस जाती है बोलते हुए ये बात।